स्वागत है आपका हिंदी के आज 5वें लेक्चर में। हमने 4 वीडियो के माध्यम से इसमें 4 पाठ को हमने कवर किया था और हम लोग ने काव्य सीरीज चालू किए थे, यानी कविता खंड। क्योंकि कहानी आपको पता है कि कहानी आप भी खुद से पढ़ लेंगे तो उसका सब कुछ समझ जाएंगे। थोड़ी सी मुश्किल हमको ये कविताएँ में होती है कि इसमें लिखी होती हैं बहुत छोटी छोटी पंक्तियाँ, लेकिन इसके जो भाव होते हैं कुछ मतलब बहुत बेहतरीन होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कठिनाई आती है हिंदी में, बाकी कहीं नहीं होता है। आप एक बार कहानी पढ़ लेंगे, जो भी आपका है श्रम विभाजन और भारत से हम क्या सीखे, जितने चैप्टर हैं आपके वो ऑफलाइन में हम लोग पढ़े हैं, बहुत मज़ा आया था उसे पढ़ने में और आप भी उसको पढ़ के बहुत इन्जॉय करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हम काव्य खंड का मतलब कविता का सीरीज भारत माता, यानी जो हमारी भारत माँ हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इसे लिखा किसने है, भारत माता शीर्षक को लिखा किसने है, इसके रचनाकार हो गए, लेखकार हो गए, इसके कविकार हो गए सुमित्रा नंदन पंत। कौन हो गए? सुमित्रा नंदन पंत, यानी इन्हें हम पंत जी के भी नाम से शॉर्टकट में पंत जी भी बोलते हैं। यानी कहीं पंत सिर्फ लिखा हो तब बोलिएगा, समझिएगा, यानी इनका पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत है। देखिए इनको थोड़ा इनका लेखक परिचय कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कभी कभी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो हुआ था 1900 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1900 में। इस क्वेश्चन को पूछा गया एक बार, इसको आप याद रखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1900 में हुआ था। कहाँ? फिर पढ़ लीजिए उसका क्या है, अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था, ठीक है ना। तो इसको हम हेडलाइट कर लेते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। 1900 में हुआ था और उसका कोई इस जगह का नाम पूछे, स्थल का नाम पूछे तो ये डिस्ट्रिक्ट दी गई है अल्मोड़ा ज़िले, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलते बढ़ते हैं। इसके है कहाँ वो रमणीय स्थल कौसनी उत्तरांचल में है। कहाँ है? उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। ऐसी घटनाएं होती है ना, जैसे कभी कभी बच्चा का जो जन्म होता है, कभी कभी माँ मर जाती है, माँ का देहांत हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लेता है और कुछ देर बाद बच्चा ही मर जाता है। ऐसी घटनाएं आज भी हमारे समाज में होती रहती हैं। तो इनका कुछ मतलब कितना इनका मतलब जीवन, माँ का शायद इनको ममता नहीं मिला होगा, क्योंकि जब बच्चा 6 घंटे का ही था और उनका जो उसकी माँ मर गई होगी तो इन्होंने तो माँ का दूध भी नहीं पिया होगा शायद ढंग से, क्योंकि 6 घंटे बाद इन्होंने, इसका मतलब कि इनको माँ से परवरिश नहीं मिली होगी। फिर पढ़ते हैं, इनकी माँ का नाम यहाँ से कर लेंगे सरस्वती है। क्या है? देखिए अब क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा करना है एग्जामिनर को, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो भाई कहीं ना कहीं से कलेक्ट करेगा ही। क्या नाम है? सरस्वती देवी का देहांत हो गया। कितनी देर बाद? 6 घंटे बाद। लेकिन इनका माँ का नाम यहाँ से पढ़ लिए, क्या है? सरस्वती देवी, सॉरी। चलिए, पिता क्या है? गंगादत्त है। कौन है? गंगादत्त पंत जी हैं। यहाँ से याद कर लेंगे हम इनके पिता का नाम क्या है, आप इसको नोट्स में बनाते चलिएगा। कौसनी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे वो, यानी उनका जॉब था। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा जो है गांव से हुई। इनकी प्राथमिक जो प्राइमरी इनकी पहली शिक्षा जो हुई वो गांव से हुई, जैसे हम लोग की होती है, गांव से ही पढ़ते हैं। फिर बनारस में से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई, यानी हाई स्कूल की जब हाई स्कूल में गए 10वीं में, तो ये बनारस से की उन्होंने। वे कुछ दिनों तक कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद भी आजीवन वे इलाहाबाद में 19 सितंबर 1977 में उनका निधन हो गया। चलिए, ये भी पॉइंट बनता है, अगर डेट ऑफ बर्थ किसी का पूछा जाता है तो उसकी मृत्यु की भी तिथि हमको याद रखनी चाहिए। यानी इनका हम लोग याद कर लेंगे यहाँ से 19 दिसंबर 1977 में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम लोग हेडलाइट कर लेते हैं और आप भी इसको याद रखेंगे। पंत जी के आरंभिक काव्य जो है प्राकृतिक प्रेम और शिशु सुलभ है, ठीक है ना। इसको सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। और आपने अब तक जो भी वीडियो देखा होगा तो आपको इतना मैं जब भी पढ़ाया हूँ तो आपको ऑब्जेक्टिव मैं यहीं पे क्लास में ही अपना डाउट क्लियर कर दिया हूँ कि मैं, और इससे मेरा ये पैटर्न भी रहा है। मैंने वादा भी किया था आपसे कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रटने दूंगा, चाहे वो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हों या ऑनलाइन क्लासेस हों। आप ऑब्जेक्टिव यूँ बातों में मतलब पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ समझ जाएंगे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। उनके आरंभिक रचनाएँ की जो प्रकृति और सौंदर्य है कि प्रेमी, देखिए इनकी क्या बहुत गहराई वाली बातें लिखी है। उनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमी कवि हैं। देखिए एक ये जो भी कविता लिखे हैं ना, ये प्रकृति के बारे में वर्णन किए। मतलब भारत माता हम किसको बोलते हैं? अपनी धरती माता को बोलते हैं। बहुत सारी जो उनकी मतलब दुख दर्द हैं बहुत मतलब अच्छे भाव में लिखे हैं। मैंने देखा था इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं एग्जाम में, पहले पूछे जाते थे। अभी मैं देखा 2018 के बाद थोड़ा इससे क्वेश्चन कम रहते हैं, 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस चैप्टर को हम भूल जाएँ या ना पढ़ें इसको।
ये नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन आपको मैं हंसते खेलते याद करूँ, देखिए पढ़ाई का मतलब ही होता है कि इसको आप खुशी से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई का मतलब एक भार नहीं होता है, एक इसको मतलब बोझ नहीं होता है। जो विद्यार्थी इसको बोझ मानता है ना, उसके लिए मतलब तब उसके लिए पढ़ाई नहीं है। आप जिस तरह एक मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, खेल खेलते हैं, उसी तरह इसको भी खेलिए, इससे भी खेलिए, इतना ही रुचि इसमें भी लगाइए। आपको देखिएगा मतलब प्रेम हो जाएगा पढ़ाई से। और थोड़ा सा आपसे मुझे शिकायत है कि अभी आप लोगों ने वीडियो देखना बहुत कम कर दिया है। पता नहीं क्यों, मैंने क्वांटिटी में और क्वालिटी में कोई कमी नहीं की है। जितना मैं पहले एनर्जी से पढ़ाता था उतना ही एनर्जी आज लगाता हूँ, उससे और बेटर मैं काम कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा उसमें कंटेंट देता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर देता हूँ कि ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो और आप कभी आने वाले समय में आप किसी को पढ़ा लेंगे आसानी से। फिर भी आपने थोड़ा अपना प्रेम नहीं दिखा रहे हैं जैसे पहले शुरू में आपने किया था। तो थोड़ा लाइक को शेयर कीजिए, व्यू कीजिए, कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको थोड़ा सा कमेंट भी देना चाहिए कि क्या मेरा वीडियो, थोड़ा मनोबल मिलता है इंसान का कि हमने जो वीडियो बनाया इसमें आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो कमेंट से आपको कुछ जो भी आपकी जो इच्छा होती है उसको प्रकट कर देना चाहिए, जो आप नहीं करते हैं। जो सब कुछ फ्री है, फ्री में आप कुछ नहीं करते हैं। सोचिए अगर कुछ पैसे से मैं आपसे कुछ मांगता तो आप तो भाई भाग जाते, भूत की तरह भागते आप। जब फ्री में आपसे एक शेयर, एक सब्सक्राइब मांगा जाता है, लाइक और कमेंट, तो आप नहीं देते हो भाई। तो समझिए आप लोग से अगर कुछ पैसे से मैं मांग देता तो आप लोग तो बहुत दूर भाग जाते हैं हमसे ना। चलिए, तो कैसे कभी है प्राकृतिक सौंदर्य, यानी जो प्रकृति होते हैं ना, जैसे हवा, धरती, पानी, जो हमारा प्रकृति, जो ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं, इनसे इनका बहुत मतलब प्रेम वाले कवि हैं ये। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं। क्या है? प्रवृत्ति से क्या है? छायावादी हैं। परंतु विचार से क्या है? मानवतावादी हैं। इस पंक्ति को भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि अच्छी लाइन लगती है देखने में। कुछ क्वेश्चन पूछे ना गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे। अगर कुछ बातें अच्छी लगती हैं आपको तो उसको आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। आप प्रवृत्ति से क्या है? प्रवृत्ति से क्या है? छायावादी है, ठीक है ना। प्रवृत्ति से क्या है? छायावादी है, परंतु विचार से एक मानवतावादी है, यानी मनुष्य की तरह है, हम लोग जैसे हैं ये। उन्होंने प्रसाद और निराला है, प्रसाद कहने का अर्थ है जनशंकर प्रसाद, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुआ, निराला। इसीलिए अब मैं बोला ना, इसको आप याद कीजिएगा। कहीं अगर आपको आगे क्लासेस में आप आइएगा ना 12th में, आपको पढ़ना है इन कवियों के बारे में, तो पंत लिखा हुआ तो आप समझिएगा सुमित्रानंदन पंत। यहाँ प्रसाद लिखा है मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला लिखा है इसका मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। के समान छंदों के शब्द योजना के नवीन योजना प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक थी, सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में विलक्षण मृदुता यानी मृदु मतलब मिट्टी होती है, स्वस्थता मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत जी की काव्य चेतना की विशेषता है, ठीक है ना। वे प्रकृति सौंदर्य के अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से समाजवाद की आकृष्ट, समाजवाद में अरविंद दर्शन की और प्रवृत्ति और वो की थी क्या पढ़ें दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास में नृत्य विकास में विश्वास करते थे। वे आति विद्या एवं संकीर्ण घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकयातन है। इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि उनका जो लास्ट जो कविता थी, उनकी कविता थी वो क्या थी? क्या है? लोकयायन है। क्या है? लोकयातन है। उनकी आखिरी कविता क्या है? लोकयातन है। उनके प्रयुक्त चिंतन समेष्ट, उनकी प्रमुख कविताएँ, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। जो भी कवियों का जो कृतियाँ होती हैं, उनकी रचनाएं होती हैं, जैसे उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवानी, ये सब कॉम्पिटिटिव के लिए काम करता है। अगर आप फ्यूचर में कभी कंपटीशन में जाएंगे तो यहाँ से भी हिंदी भी पढ़ना, कवियों के बारे में कुछ सवाल रहते हैं, पूछ दिया पंत जी की कौन सी रचना है इनमें से, तो इसको आपको जीके के मतलब एक आप कंपटीशन लेवल के लिए आप इसको याद रखेंगे, ना कि सिर्फ आप समझिए 10वीं क्लास का है, ऐसा नहीं है। रचनाएं जो होती हैं कवियों का, उनका जो डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु, ये सब आगे फ्यूचर में काम आती हैं सभी। चिदम्बरा आदि पंत जी के नाटक भी हैं, उनके आलोचना में, उपन्यास में भी आदि में लिखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं जो मेन हमारे से पढ़ना है कविता को, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। भारत माता जो शीर्षक है इसको देखिए, ये 2017 के पहले से इसको पूछ दिया गया है एक बार, और 18 में भी एक बार पूछा गया। इसे लिख देगा, भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। इसको लिख देगा, बोलेगा इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्या आप लिखेंगे एग्जाम में? बहुत आसान भाषा में है, मैंने आपके लिए
हर बार की तरह इस बार भी किया हूँ। कुछ यहाँ हेडलाइंस दी गए हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। उनका जन्म 1900 में हुआ था और मृत्यु 29 दिसंबर 1977 में हुआ था, ठीक है ना, इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए इस कविता का अगर पूछ दे कि भावार्थ क्या होगा, तो ये भावार्थ पढ़ने से दो फायदे हैं। एक तो आप इस एग्जाम में इसका भावार्थ लिखने में बस सक्षम हो जाएंगे, और दूसरा कि आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। चलिए इसका क्या है, देखिए भारत माता ग्राम वासिनी, यानी ग्राम में वास करती है। कहाँ करती है? वासिनी मतलब वास, मतलब कहाँ के निवासी हैं। हम लोग बोलते हैं ग्राम, शहर के निवासी हैं कि ग्राम के निवासी हैं। तो भारत माता ग्राम वासिनी, पूछेगा क्वेश्चन कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं भाई, तो गाँव में। कहाँ पे? गाँव में। खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा, यानी इनका बात हुआ कि दूर दूर तक फैले हुए जो सांवला खेत नहीं है, जो मतलब खेत अब नहीं रहा है। यहाँ बहुत सारे दुख बताई गई है भारत माता के बारे में। जैसे हमको जहाँ तक ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारा नहीं बोलते थे कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती, यानी हमारे जो भारत जो थी सोने की चिड़िया थी। लेकिन जैसे अंग्रेज़ों का शासन आया, बाबर का शासन आया, बहुत सारे जब हमारे देश मुग़ल शासन आया, जब अपना देश गुलाम होता गया, जो बाहरी राजा इस पर आक्रमण किए हैं, तब जो हमारी भारत माता जो है ना गुलाम होती गई हैं और उनको रौंदा गया है। इसी कवि दुख में लिखे हैं कि भारत माता कितनी मतलब आज दुख में है। भारत माता पहले क्या थी, अब इनकी स्थिति कितनी ख़राब हो गई है, कितनी दयनीय हो गई है, इसका हम लोग जिक्र पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो देखिए बोला कि खेत मतलब जो भारत की खेती पहले हरी भरी होती थी, अब वो खेत सांवला खेत नहीं रहे, धूल भरा आंचल है उनका। गंगा यमुना के जल मिट्टी की इस उदास प्रतिमा में आँखों में बरसते हुए हैं। जो गंगा जमुना के जो जल हैं वो मिट्टी की इस उदास प्रतिमा की आंखों से बरसते हैं। जैसे हम लोग रोते हैं तो आँख से आंसू आता है, यानी जो बता रहे कि भारत की जो मिट्टी से भारत माता रो रही हैं, वही पानी कहाँ चल गया है अभी, गंगा यमुना में। उनकी भारत माता की जो आंसू है कहाँ पर जा रहा है, गंगा और यमुना में जाके है, यानी उदास प्रतिमा है। यानी उदास प्रतिमा का क्या, भारत माता क्या है? उदास है। क्या है? उदास है। चलिए अगला पढ़ते हैं, इसका आपको याद हो गया ना, क्या है? भारत माता उदास है, ठीक है। चलिए दैन्य जरित अल्पकनत चितवन अंधेरा में चिर निरौर रुदान युग युग में तम विस्मन मन वह अपने घर में प्रवासिनी। वह अपने घर, अंतिम में से वार्षिक है, अपने घर में प्रवासिनी। अच्छा, प्रवासी हम लोग किसको बोलते हैं? वासी मतलब यहाँ का, अब कहाँ के वासी हैं, कहाँ के निवासी थे? गांव का। प्रवासी हम लोग किसको बोलते हैं? जो बाहर से आया होता है, जो इंग्लैंड से आया, विदेश से आया और अपने गांव में आके कुछ नहीं रहा फिर चला गया, उसको हम लोग प्रवासी बोलते हैं। ये भी आई है, ये भी आई है और ये वाला भी आई है। तीनों पर जिसके लाइन में पूछे गए हैं एग्जाम में अब तक, और यही पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग सबका पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमारा काम आएगा। तो चलिए इसका क्या आप समझेंगे हम। देखिए दैन जरित लिखा था ना, दैन जरित का मतलब होता है दीनता, गरीबी, अभाव होता है। जरित उसका मतलब जकर गई है। भारत माता क्या है? दुखियों से जकर गई है। भारत माता अपनी आंखें नीचे की हुई है। क्यों नीचे कर दिए? अच्छा, हम लोग अपनी आंखें कब शर्मिंदा कर लेते हैं? जैसे हम लोग, मैं कहीं गए पार्टी उटी में और मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ हम लोग फटे उटे कपड़े पहने, हम लोग पास पैसा नहीं, अब गरीब हैं, तो उन लोगों के सामने हम लोग का असर क्या होता है? थोड़ा सा नीचे होता है ना कि हम लोग उसके काबिल नहीं है। तो भारत माता भी थोड़ा आज अपने आप को नीचा महसूस कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जो ये थी वो अब नहीं रही है। इनको मतलब लूटा गया है, इनको मतलब रौंदा गया है, इनका जो हनन किया गया है, इनसे मतलब इनका शोषण किया गया है। और भारत माता और इसलिए दुखी है कि जो भारत माता के हम लोग पुत्र हैं, सब हम लोग के पास कपड़े नहीं है, गुलाम है, बहुत काम कराए जा रहे हैं, फटे हुए हैं, पेट नहीं भर रहा है। और माँ दुखी है कि उनका बेटा जो है खाए बिना सो रहे हैं। इस लाइन में अगले पढ़ेंगे लाइन में। चलिए ना, गरीबी से दुखी भारत माता अपनी आंखें नीची की हुई हैं, क्योंकि गरीबी के कारण अपनी आंखें नीचे कर ली हैं। होठों पर निशब्द रुदान है। होठों पर क्या है? निशब्द रुदान है। और युगों से, रुदान का मतलब क्या था? जो नहीं कांपता है ओठ कभी कभी। युगों से यहाँ छाए अंधकार से त्रस्त यह अपने घर में ही बेगानी हो गई है। यानी अपने घर में क्या है? प्रवासी की तरह हो गई है, विदेशों की तरह हो गई। जैसे नहीं मान लिया अपना ही घर है, अपने ही घर में हम लोग प्रवासी की तरह रहते हैं, कोई वैल्यू ना हो, ऐसा माँ हो गई हैं। जिनका खुद का है अपने ही घर में, अपने ही आंगन में, वो बेगानी की तरह लगती हैं, लेकिन कोई दूसरा है, अनजान आदमी है। सब कुछ इसी का है, किंतु नियमित चक्र के कारण आज इसका कुछ नहीं है। दूसरों ने अधिकार जमा लिया है, दूसरों ने हनन कर लिया है, दूसरों ने शोषण कर लिया है। आप शब्दों से खेलेंगे, आप शब्दों से खेल के इसको लिख सकते हैं। अपने भाव भी, आप अपने भाव को भी वहाँ स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इस एग्जाम में बोल लेता है कि परीक्षार्थी सही प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। तो ये सब बातों का भी लिख सकते हैं। अधिकार किया गया है, यानी उनका शोषण किया गया है, ठीक है ना। अधिक 30 कोटि सनातन, सनातन मतलब संतान, संतान 30 कोटि संतान, संतान मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। 30 कोटि मतलब 30 करोड़
जब ये कविता लिखी गई थी मतलब उस समय भारत की हो सके जनसंख्या कितनी हो, 30 करोड़ हो, और कभी ने जो भारत माँ का दुख देखा है उस समय लिखा हो, लेकिन आज हम लोग पढ़ते हैं 125 करोड़ है, तो इसको अब 30 करोड़ ही लिखेंगे क्योंकि उस समय जब बुक छपी है 30 कोटि, तो आपको वही आंसर करना है, न कि आज वाला 125 करोड़ लिख दीजिएगा। नगन तन, तन मतलब होता है शरीर, नगन मतलब क्या, नंगा, अर्ध क्षुदित, क्षुद्ध मतलब क्या होता है, भोजन होता है, पेट भरा है कि नहीं, अर्ध आधा पेट इसको समझेंगे। शोषित निरसंद जन, जन मतलब सब क्या शोषित हुए हैं, इनको शोषण किया गया है। मूढ़ असभ्य यानी अशिक्षित हैं, अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतिल निवासिनी। कितनी गहराई से लिखे हैं पंत जी ने यहाँ पे। इसके 30 करोड़ संतान पुत्र हैं, यानी संतान, इसके 30 करोड़ बेटे हैं, 30 करोड़ इसके औलाद हैं भारत माँ के। वे प्रायः नंगे शरीर अधे पेटे हैं, उनके अधे पेट मतलब भूखे पेटे सोते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अधे पेटे हैं, उनका शोषण हो रहा है। ये अशिक्षित भारत माता मस्तक झुकाए वृक्ष के नीचे खड़ी है। क्या की है, अपने वृक्ष के नीचे अपनी माँ ने अपना शरीर लज्जा के कारण, लाज के कारण झुका लिया, क्योंकि उनको शर्मिंदी है अपने आप से, क्योंकि उनके बेटे के पास कपड़े नहीं हैं। उनके जो हम लोग बेटे हैं, मतलब कितनी गहराई वाली बात लिखी गई, इसको फील कर सकते हैं ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम इस लाइन को जो भी आई है। स्वर्ण सस्य लुंठित धरती सा सहनी मन कुंठित, करंदन थी करंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित थी शरदेंतु हासिनी। देखिए शरदेंतु हासिनी मतलब होता है यहाँ चंद्रमा को बोला जाता है, शरद की जो हस्ती चंद्रमा से तुलना की गई है। राहु ग्रसित नहीं बोलते कि राहु ग्रह नहीं पढ़ते हैं कि शनि ग्रह ने हमको घेर लिया है, राहु ने, केतु ने, तो ऐसा लगता है कि भारत माँ के भी राहु का मतलब ग्रह से वो, राहु के ग्रह से वो ग्रसित हो गई हो। इस बात को हम लोग लिखेंगे इसमें। नोट्स आपको इसलिए दिखाता हूँ कि वीडियो छोटा बन जाए और जल्दी से जल्दी मैंने एक और वीडियो अपलोड कर देता हूँ संस्कृत का। कल तो क्या हुआ था 2019 का जब वीडियो मैं अपलोड किया तो बहुत थोड़ा लंबा वीडियो चला गया आपको समझाने में, 50 मिनट के करीब 40 मिनट से ऊपर चला गया, जिसमें 4 GB का वीडियो बन गया था। तो कल का मेरा 2 GB ऐसा ही खत्म हो गया और एक दूसरे से वाईफाई से लिया वो भी खत्म हो गया। तो कल मैं आपको संस्कृत नहीं दे पाया था, आज दूंगा संस्कृत आपको। आप मेरा सब वीडियो को देखिए, सबको शेयर कीजिए और खासकर उनके पास कीजिए जो इस साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। वो मानते हैं बहुत बच्चा तेज होगा तो भी कोई फर्क नहीं, फिर उसको बोलिए कि प्लीज़ इस एक बार उसको देखे। बच्चा तेज है, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है, शिक्षा लिया है, एक बार इसको भी वो देखें, उसको और थोड़ा नहीं मतलब सोने पर सुहागा, उसको और इसमें से कुछ ना कुछ बहुत उसको जानकारी मिलेंगी, उसको बहुत हेल्पफुल होंगी। जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये रामबाण है, उसके लिए तो ये वरदान वैच है। आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब से हमसे जुड़े रहिए एग्जाम से पहले, मैं आपको फर्स्ट डिवीज़न लाने की गारंटी देता हूँ। चलिए इसका आप क्या लिख देंगे, भारत के खेतों पर जो सोना उगता था, नहीं बोलते थे मैं भारत के सोना उगले उगले हीरा मोती। दूसरे शब्दों में दूसरे अपने पैरों से रौंद रहे हैं। जो भारत माता सोना की मिट्टी से सोना की खेती होती थी, सोना उगलती थी। सोना उगलने का मतलब होता है जो अन्न उपयोजते थे बहुत सोने जैसा होते थे, कीमती होते थे, आज उसको दूसरे ने रौंद दिया है। तो कुंठित लिखा था ना, कुंठित मतलब रुका हुआ मन। अब इनका मन बिल्कुल हार गया है, हार गई है, रुक गई है। हृदय हार रहा है, होठ कांप रहे हैं, मुंह से बोली नहीं निकल रही है। लगता है कि शरद ऋतु के चंद्रमा को राहु ने ग्रस्त कर लिया है। शरद ऋतु चंद्रमा को, यानी शरद ऋतु होता है ना सबसे बसंत, सबसे कौन सा मौसम होता है, शरद ऋतु सबसे अच्छा होता है, बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं शरद ऋतु, सर्दी वाला ऋतु जो होता है, चंद्रमा को राहु ने क्या किया, ग्रस्त कर लिया है। यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। चिंतित मुकुट क्षितिज जो आखिरी और इस यहाँ है, इसको आखिरी के 2 पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। चिंतिज मुकुट क्षितिज तिमिरांकित नियमित नयन नभ, नयन मतलब आँख होता है, नभ मतलब आप बादल को भी समझ सकते हैं। वाष्पास थे, वाष्पसा छिद्र अनानन श्री छाया शशि उपमित, ठीक है ना, उपमित। अब इसका आप लोग क्या लिख देंगे, इसमें बहुत आसान भाषा में लिखा हूँ कि आप इसको समझ भी जाएंगे और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसके नोट्स बना लीजिए प्लीज़। भारत माता के माथे पर क्या है, चिंता की रेखाएँ हैं, है ना। चिंतित मुकुट भ्रुकुटी, चिंतित मतलब चिंतित, और क्षितिज मतलब रेखा होती है, ठीक है ना। यहाँ भी लिखा है रंकित यानी रेखा है, चिंता की रेखा है उनके माथे पे भारत माँ के। आँखों में आंसू भरे हैं, मुख आँखों में नयन पढ़ते ना हम लोग, नयन यहाँ पर थे, कहाँ पे ये थे, नमती नयन यानी आँखें उनकी नम है, आँखों में यानी आंसू है। मुखमंडल की तुलना, मुखमंडल की तुलना तो चंद्रमा से है। हम लोग भारत माँ की तुलना किससे करते हैं, चंद्रमा के मुख तरह, जिसकी माँ भारत माँ का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। लेकिन
जो इस प्रकार गीता का जो उपदेश देते हैं, देने वाले जो 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 जननी है भारत माता का उपदेश किसे देते हैं कि भारत का माँ का मुख जो है चंद्रमा के समान है, सोने की चिड़िया है माँ, सोने की जैसे यहाँ मिट्टी है, लेकिन उनके माथे पे भी चिंता की लकीरें ही हैं। उनके पे जो गीता का उपदेश देते हैं जो जननी है, आज ये मूर्ख मालूम चलती है। क्या मालूम पड़ रही है? आज लगता है कि भारत माता मूर्ख हो गई हैं, जो विशाल एक गीता का उपदेश देती हैं, अच्छी मतलब इनसे बहुत सारी तुलनाएं होती हैं। आज ये ऐसे ही लगता है इनको ऐसे तरह हनन किया गया है, अंग्रेज़ों ने या दूसरे शासनों ने ऐसा इनको हनन किया है दूसरे लोगों ने कि आज ये माता मूर्ख जैसे मालूम चलती हैं। जो एक विद्वान की प्रतिमा मानी जाती थी, आज एक बिल्कुल मूर्ख समान लग रही है मेरी माँ, भारत माँ। तो एक कवि का कितना मतलब गहराई दिल जलता होगा। तो एक कविता लिखता है कवि, आपको पता नहीं है कि हम लोग गुरु बता रहे थे कि मतलब 100, 250, 200 मतलब खून जब उनका जलता है तो वो लोग एक एक पंक्ति का निर्माण करते हैं। हम लोग इसको हल्के में लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कविता लिखते हैं ना उनसे आप खुद कभी आपसे बोला जाए कि आप लिख दीजिए, आपका आधा जीवन ऐसे ही पार हो जाएगा, आप जल्दी लिख नहीं पाएंगे। तो हमको इससे कुछ शिक्षा लेना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए ना, कि हम लोग हिंदी संस्कृत को बिल्कुल ख़राब समझते हैं, अंग्रेज बनने फिरते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि जितना साइंस है ना वो संस्कृत से है। आज विदेशों में संस्कृत की मान्यता दे दी गई है, आज के वहाँ के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, और एक हम लोग भारतवासी हैं और ख़ासकर बिहार के लोग पूरा बिल्कुल संस्कृत से हम लोग का दिल टूटता जा रहा है, हम लोग इंग्लिश बहाने लगा है भाई, जो हमने स्वदेशी में इसका आलोचना पढ़ा था। चलिए अंतिम जो लाइन है, सफल एक क्वेश्चन पूछ देता है, सफल आज उसका तप संताप ये किस पंक्ति से लिए गया है? तो वे भारत माता से लिए गए हैं। अहिंसा संत सुधमी धरती जन जन जनमय भय भवतरम भ्रम जग थे भ्रम जग जगत थी जगनी जीवन विकसानी। लेकिन लिखेंगे आप अंत में कभी फिर भी तुलना कर देते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन किंतु लगता है अब तक की जो भारत माता की तपस्या अब सफल हो रही है। जब नहीं अब ये जो बात लिखे हैं अब गुलामी के बाद की बात है, यानी जब हमारा देश जब आज़ाद हो गया, गुलामी से बच गया, तब अब लगता है कि जो भारत माँ ने इतना दुख दर्द झेला, तपस्या झेला, अब वो सब सार्थक हो जाएगा। अब उस रंग ला रहा है माँ का जो माँ ने तपस्या की थी। अहिंसा का सुधा पान कराकर यह लोगों का भय, आज हम लोग का अब भय नहीं रहता है, सब कुछ दूर हो रहा है, और ये जगत जननी जो है नए जीवन का विकास कर रही हैं। इस तरह हमारा कविता समाप्त होता है। और मैं दिखाता हूँ आपसे प्रश्न एग्जाम में क्या क्या पूछे गए हैं अब तक, 2011 से लेकर 2020 तक, 21 तक। पहला प्रश्न एक ये पूछा गया है, जो पहला लाइन था हमारा, जो हमने पहला लाइन पढ़ा इसी को पूछ दिया गया है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न था, उपयुक्त पदांश किस रचना से रचना कौन है, यानी इसके रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उदित है? तो भारत माता से है। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो गांव में। कहाँ करती हैं? गांव में। मिट्टी की प्रतिमा उदास, देखिए एक पूछता है भारत माता कहाँ निवास करती है, तो ये गांव में। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा गया है? देखिए यहाँ पता क्या था ना कि उदासीनी भारत माता क्या है? उदासीन है, उनके चेहरे पर उदासी है, दुखी है वो माँ। तो किसी को कहा गया है? तो भारत माता को कहा गया है। किसको कहा गया है? भारत माता को कहा गया। इसको आप लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसको आप नोट्स ऐसे बना लेंगे। और एक क्वेश्चन उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रस्तुत भारत माता कविता का भावार्थ लिखिए, ठीक है ना। या पूछा जाए कि प्रस्तुत कविता का भावार्थ क्या है, तो आपने जितना पढ़ा ना भारत माता के दुख दर्द और क्या क्या उन्होंने दुख दर्द सहा, कैसे दुखी हैं, अपने उनके बेटे जो नंगे शरीर हैं, उनके खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो मूर्ख के समान बनी हुई है माँ, सब इसको लिख देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे एक बार, दूसरा प्रश्न, भारत माता कविता के कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कैसा वो चित्र खींचता है? मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ वीडियो को। ये रहा, देखिए कैसा चित्र खींचा है कवि ने। तो कवि के अनुसार भारत की जो खेती है क्या है? सोना उगती है, इसमें सोना उगता है। इस पर दूसरे के पैरों से क्या है? इसको रौंद दिया गया है, दूसरे के पैरों रौंद कर क्या कुंठित कर दिया गया है इसको। हमारा देश पहले सभ्य, संस्कृति, ज्ञानी और वैभवशाली, इसका गीता का उपदेश चंद्रमा के समान माँ का मुख है, ऐसा उपदेश दिया जाता था। लेकिन आज यहाँ के लोग नंगे बदन हैं, अधपेटे हैं, संतानों की ऐसी जो भारत माता के बेटे जो हम लोग हैं, उन भारत माता देखिए कि मेरे बेटे तो बहुत दुख तप में हैं, तो भारत माता इसी से क्या बहुत दुखी हैं, अपने सर झुके आए हुई हैं। इन सब बातों को आप लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत माता का हरास भी राहु ग्रसित, मतलब भारत माता को राहु ग्रस्त कैसे, जो अंत में हम लोगों ने पढ़ा उसी को पूछ दिया गया है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब समय लंबा होता है इसमें छोटा कर रहा हूँ वीडियो को। चलिए अब आखिरी प्रश्न पूछा गया है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है?
मतलब जिस माँ का घर यहीं है आज वो यहीं पे लगता है कि दूसरे से यहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप लिखेंगे ऐसे, ये भी प्रश्न है, ठीक है ना, इसे पूछा गया है बहुत बार। तो इसको आप यहाँ से लिख लेंगे और इसमें 2 पॉइंट यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न। अब जिसका इंतजार था आपको अंत में, जो आपका जो पैटर्न चल रहा है 150 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो ये ऑब्जेक्टिव पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको हंसते खेलते ऑब्जेक्टिव याद करा दूंगा। इसके अब देखिए, देखिए ना सारा प्रश्न आपको याद हो गया। भारत माता में भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया है, तो याद रखिएगा यथातथ्य किया गया है, यथातथ्य। आदर्श मत बताइएगा, काल्पनिक मत बताइएगा, इनमें से कोई नहीं। यथातथ्य मैंने बहुत दुखी वाला बताया गया है इनकी जो चित्र है माँ का। भारत माँ का श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की गई थी, पढ़ते ना चंद्रमा से की गई थी। तो यह छाया चंद्र युक्त चंद्रमा से, याद रखिएगा चंद्रमा से, चंद्र से। भारत में ये क्वेश्चन में दूसरे चैप्टर से लिया गया था, छोड़ दिया हूँ, जो श्रम विभाजन से हो गया था, ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न सही है। भारत माता कहाँ से निवास करती है, कहाँ निवास करती हैं, तो गाँव में, सी हो जाएगा इसका आंसर। जन्म कब हुआ था इनका जी, 1900 में। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, तो उदासी घाटी का है ना, हाँ उदास मिट्टी का है, ऑप्शन ये हो जाएगा। सफल आज उसका तप पूछा था, ये कहाँ से पूछ देता है, किस कविता का है, तो भारत माता कविता का है। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी का प्रतिमा की उदासनी किसे कहा है, मूर्ति माता, विमता, भारत माता, भारत माता। बस इतने ही प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और इसी में से पूछे जाएंगे, और 1-2 प्रश्न इसी दौर से पूछे भी जाएँ तो आपसे ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा इसका भावार्थ पढ़ लिया। आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा हमें भी प्यार दिखाइए। तब तक माँ सरस्वती से आपको मैं बहुत सारी कामनाएं करता हूँ कि आपका बहुत सारा एग्जाम अच्छा जाए और आप फ्यूचर में कुछ बने, जो भी आपकी सपनाएं पूरी हों, ये मेरी कामना है आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद सो मच और शुभ रात्रि।